इनका श्रवण इनका इसको अपन आगे ले जाते हैं और आज के कार्यक्रम में जो विशेष बात है, योगेश भैया जुड़े हैं, उनके पास सीधा चलते हैं। योगेश भैया जी नमस्ते। नमस्ते सभी को, नमस्कार। आवाज नमस्ते भैया, आप इस अवधारणा गोष्ठी में आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया जी। नमस्कार सभी को। आवाज आ रही है भैया? जी आवाज आ रही है भैया। जी भैया। तो योगेश भैया, हाँ भैया, तो आज का क्रम को कैसे अपन सजाए, कुछ चर्चा के बिंदु और आगे बढ़ाए, कृपया बताइए। जी तो आज की चर्चा में परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में जीने में जो अपने अंदर जो घटनाएं घट रही हैं, उसको हम कैसे जांचें भैया कि मैं जो है ना एकदम सही जी रहा हूँ। और इस बात के लिए जो जिज्ञासा दी गई है, गौरी दीदी के द्वारा दी गई है। गौरी दीदी एक बार आप अपने सामने रख सकते हैं। गौरी जी दीदी नमस्ते जी। नमस्ते भैया जी, योगेश भैया जी और सभी भाई बहनों को प्रणाम। हाँ भैया जी, जैसा अपना पिछला क्रम चला आ रहा है, कुछ भाई बहन नए जुड़े होंगे। तो अपना क्रम यही है कि हमको जब सूचना मिलती है, जी परिचय शिविर करते हैं, फिर धीरे धीरे पठन होता है और फिर जहाँ जहाँ हमारा ध्यान जाता है उतना उतना फिर हम जीने की कोशिश करते हैं। तो इसी क्रम में एक क्रम जो सजता है और परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था की मानसिकता जो बनती है, तो हम जितना भी समझ पाए हैं उसमें हम जितना कर पाते हैं इसमें, तो इस क्रम में हमारी यानी मानव की मानसिकता के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर और व्यवस्था की समझ के स्तर पर, इन तीनों स्तरों पर वो क्या क्या प्रभाव दिखता है। तो उन प्रभाव के अंतर्गत फिर हमको ये भी देखना है कि हम कैसे अपना स्व मूल्यांकन कर पाए, हमारी स्थिति कहाँ है। हम दृष्टि विषय स्वभाव के रूप में भी देखें तो कहाँ तक अभी पहुंच पाए हैं और क्या इसके टूल्स हो सकते हैं जिसके अंतर्गत हम जांच सकें। तो उन टूल्स में फिर आपने जो पिछले 2-3 हफ्तों से चर्चा हो रही है, तो उसमें आपने जो 14 बिंदु दिए थे अनुभव दर्शन के उससे, तो उसमें जो अस्तेय, अपरिग्रह, स्नेह पूर्वक विश्वास पालन, उत्साह एवं चेष्टा, रहस्यहीनता, निर्भरता, ये जो कुछ बिंदु है और इसमें था यथार्थ वर्णन और सत्य भाषण में क्या अंतर है, तो इन पर चर्चा हो रही है। तो अभी पिछली बार आपने यथार्थ वर्णन और सत्य भाषण में अंतर को स्पष्ट करने की कोशिश की थी, तो इसमें ये स्पष्ट हुआ हम लोगों को कि जो जैसी स्थिति है हम एज इट इज वैसे व्यक्त कर पाए और वो व्यक्त करने के लिए जो 3 ज्ञान है उसको हम जितना समझ पाए हैं उसको एज इट इज वैसा ही रखें। तो इसमें बेसिकली प्रवृत्ति परिमार्जन की बात समझ में आई कि दृष्टि के रूप में, विषय के रूप में और स्वभाव के रूप में कितना हम में परिमार्जन हुआ। तो इसमें फिर ये भी मुझे लगा, मैं अपनी इस सूचना को चेक कर रही हूँ कि लास्ट में फिर ये बात हुई थी कि क्या यथार्थ वर्णन जो है स्थिति है और सत्य भाषण गति है, क्या ऐसा ही आप रखे थे। तो ये किसको थोड़ा किया जाए। और अभी रमाशंकर भैया जी जब प्रस्तुत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इन दोनों के बीच की जो पतली लाइन है वो और अभी स्पष्ट नहीं हुई है, तो उसको थोड़ा सा क्या आप और कनेक्ट कर पाएंगे। और फिर ये जो बाकी बिंदु है इन पर भी थोड़ी स्पष्टता की आवश्यकता है। जी भैया जी। जी तो योगेश भैया जी। जी जी भैया, बढ़िया। दोबारा
कोशिश करते हैं कि यथार्थ वर्णन और सत्य भाषण तो जैसा स्पष्ट हो रहा है कि सत्य भाषण ये हमारी स्थिति है। सत्य भाषण के अभ्यास से हमारी स्थिति का पता लगता है। सत्य भाषण के लिए आवश्यक है कि सत्य बोध होना। सत्य बोध होने पर सत्य भाषण होता है। भाषण शब्द मेरे अनुसार इसलिए यहाँ पर प्रयुक्त है क्योंकि हम सत्य को शब्द के द्वारा इंगित करते। जैसे अगर मानव व्यवहार दर्शन पुस्तक हम पढ़ रहे तो पुस्तक में जो अनुभूतियां हैं उन अनुभूतियों को जैसे सत्य बोध हुआ है ऐसी अनुभूतियां शब्दों के द्वारा इंगित की गई है और ये सभी अनुभूतियां सूत्रित हैं ऐसे हमको स्पष्ट होता है। तो उन शब्दों के द्वारा जो सूत्रित है सत्य जो अनुभव में आया तो फिर एक अनुभूति उदाहरण के लिए कि व्यापक सत्ता को इंगित करते हुए सत्य भाषण ये है कि व्यापक सत्ता नित्य शुद्ध बुद्ध यानी बोधगम्य है। यानी उसका बोध कराया जा सकता है। तो व्यापक सत्ता का बोध कराया जा सकता है। तो ये जो आश्वस्तियां शब्दों के द्वारा निकलती हैं इस प्रकार से यह सत्य भाषण हुआ। शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जा रहा है और हम शब्दों को सुन रहे हैं तो भाषा के द्वारा सत्य भासता है। इस प्रकार एक स्थिति हम अपनी कल्पना में अभी ले सकते हैं कि अनुभव प्रमाण बोध के आधार पर अनुभवी व्यक्ति जब जिज्ञासु के साथ व्यक्त होते हैं तो वह सत्य भाषण अनुभवगामी व्यक्ति जब इस बोध को श्रवण करते हैं
उस स्थिति में उनमें सत्य भासता है। इस प्रकार अनुभव मूलक और अनुभवगामी यह संवाद प्रस्तापित होकर के दोनों में सत्य भासता है। तो ये सत्य भाषण की स्थिति है। अब इससे हमारे लिए क्या है, तो मेरा ध्यान चला जाता है कि अनुभवगामी विधि से मैं कैसे समझूं। तो इस प्रकार से ऐसे समझ में आता है कि सत्य भाषण से हम अभ्यास करते हैं, सत्य भाषण का अभ्यास करते हैं, तो हम हमारे से एक दूसरे के लिए आश्वस्तियां निकलती हैं, हम आश्वस्त होते रहते हैं। इस प्रकार से स्वयं के प्रति और परस्परता में विश्वास की स्थिति बनी रहती है। तो अनुभवगामी विधि में हम आप सभी वाङ्मय को यदि हम पढ़ रहे हैं और वाङ्मय को पढ़ते पढ़ते हम अनुभूतियों को सुनते हैं, सत्य जो सूत्रित है उन सूत्रों को सुनते हैं, यानी सह अस्तित्व को सुनते हैं, तो सह अस्तित्व के आधार पर जो हमसे भास आभास रूपी आश्वस्तियां निकलती हैं, आश्वस्तियां होती हैं, उस स्थिति को मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये हम सत्य भाषण करते हैं। ये अभ्यास अपने में होना। तब ये कैसे होगा, अपने में कैसे होगा? तब अपने में ऐसे होगा कि जैसे हमने सत्य को सुना और सुनकर सत्य को समझने के प्रयास प्रामाणिक किए। मुझे लगता है यही एक अनुभवगामी विधि में यही एक सूक्ष्म अंतर है कि हम सत्य को समझने के लिए ईमानदारी से प्रयास करते, यानी हमारे में सत्य को जानने की तीव्र इच्छा, जिज्ञासा, और उस जिज्ञासा के आधार पर मन और वृत्ति में भास, वृत्ति और चित्त में आभास और आगे प्रतीति, सत्य प्रतीति और सत्य में अनुभूति। इस प्रकार व्यापक सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति ऐसी संपृक्तता के साथ हमारा अध्ययन
प्रौढ़ता में होता है, उस स्थिति में सत्य भाषण अभ्यास हमसे होने लगेगा। अब ऐसे सत्य भाषण अभ्यास के लिए आवश्यक है यथार्थ वर्णन। तो ये जो यथार्थ वर्णन क्या है? तो सत्य व्यवहारुत भी है। तो सत्य जो व्यवहार्य रूप में आता है, उसको योजना, स्पष्टीकरण। तो जैसे अगर हम मानव व्यवहार दर्शन पुस्तक की चर्चा कर ले, तो उसमें जो संकेत दिए हैं, उन संकेतों से भी हम समझने की कोशिश करेंगे। उसमें संकेत है अनुभूतियां, उसमें संकेत है विश्लेषण, स्पष्टीकरण। तो जो स्पष्टीकरण वाला भाग है, वो यथार्थ वर्णन है। और जो अनुभूति का भाग है, वो सत्य भाषण है। जागरूक व्यक्ति की अनुभूतियां और उन अनुभूतियों का जो वर्णन है, जिससे कि सत्य समझने के लिए सुगम है, ऐसे वर्णनों को हम यथार्थ वर्णन ये कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम अनुभवगामी विधि में अभ्यास करते समय हम यथार्थ वर्णन के अभ्यस्त होना, ये मुझे लगता है आवश्यक अभ्यास है। उस पर आप सभी ने जैसे कहा, मैं भी सहमत हूं कि जिस अर्थ में हमने वर्णन को सुना है, उसी अर्थ में यथार्थ वर्णन, स्पष्टीकरण हम अभ्यास में ले आते हैं। उससे जो प्रस्तुति है, हमारी प्रस्तुति, वो यथावत होने लगती है। यथावत होने का मतलब क्या हुआ? कि हम अधिमूल्यन, अवमूल्यन और निर्मूल्यन दोष से मुक्त होने लगते हैं। और उस प्रकार से फिर यथार्थ वर्णन से हमारे में क्या स्थिति बनी कि पूरा यथार्थ वर्णन यथावत, चूंकि उसमें सत्य भाषण अनुभूति के साथ है ही, तो यथार्थ वर्णन से हम धीरे धीरे उसका जो सारभूत भाग है, वह सारभूत भाग तुलन की क्रिया में न्याय धर्म सत्य के रूप में वह हमारे में वांछित, यानी हमें जो
अपेक्षा है उस अपेक्षा में एकत्रित होने लगता है। तो इस प्रकार से तुलन में न्याय धर्म सत्य, ये ही हमारी वांछा है, यही हमें चाहिए। इस प्रकार से हम न्याय धर्म सत्य को पहचान पाकर और अनुभव के अर्थ में भास आभास होते हुए, सत्य भास आभास होते हुए हमारे में अपने आप सत्य भाषण के अभ्यास और यथार्थ वर्णन के अभ्यास अब हमारे स्वयं में ये होने लगता है, ऐसा लक्षण हमारे में आना। उदाहरण के लिए हम अपने लक्ष्य का वर्णन सत्य भाषण और यथार्थ वर्णन में कैसे करेंगे? तो यथार्थ वर्णन में हमारा जो लक्ष्य है उसे हम समाधान समृद्धि के रूप में वर्णित करते हैं। तो यह हमारे लक्ष्य का यथार्थ वर्णन हुआ। अब उसमें सत्य भाषण क्या है? तो सत्य भाषण मेरे अनुसार ये समझ में आता है कि विश्राम हमारा लक्ष्य है। अब इसमें विश्राम क्या हुआ? तो विश्राम ये हुआ कि मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा में एक सूत्रता होकर आत्मा सत्य में अनुभूत होना, मध्यस्थ क्रिया सत्य में अनुभूत होना, ये विश्राम है। इस प्रकार सत्य भाषण में भास आभास रूपी सत्य हमसे व्यक्त होता है और वर्णन के रूप में हम समाधान समृद्धि को यथार्थ, अभी ये क्या हुआ? लक्ष्य का यथार्थ वर्णन है। तुलनात्मक यदि हम समझने की कोशिश करेंगे, भ्रमित स्थिति में लक्ष्य का वर्णन और सत्य भाषण, इसमें कितना बड़ा भारी अंतर है, यह हम खुद ही निकाल पाते हैं। उसी को जो एक सूत्रता का अभाव हमारी भाषा में दिखता है कि हम सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है भ्रमित स्थिति में, और होता कुछ और ही है। यानी हम स्वयं आत्मा, ऐसा कोई शब्द से हम अपने आप को समझने की कोशिश करते, परंतु हमारा जो कार्य व्यवहार है उसका वर्णन आत्मा के अनुरूप तो नहीं है। ये गैप हो गया। और इस प्रकार से झूठ और अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन, इस प्रकार से वर्णन
इतना मुझे लगता है कि इसलिए हम सूत्रित व्यक्ति नहीं लगते भ्रम की स्थिति में। तो अनुभवगामी विधि में हमारी इच्छा है कि हम सूत्रित हों, तो हमें सत्य भाषण और यथार्थ वर्णन, इसमें एक सूत्र होने का अभ्यास, यह हमारे लक्षण में आने की आवश्यकता। जो लक्ष्य हम पाना चाहते, उस पाने को लेकर जो हमारा यथार्थ है, जो कार्य व्यवहार के रूप में परिलक्षित होता है, उसमें दिन प्रतिदिन अंतर कम करते जाना और ये सूत्रित होना, ये लक्षण का अभ्यास। यदि स्थिति गति में और समझना चाहें, तो सत्य भाषण की स्थिति में हम पूरक हैं और यथार्थ वर्णन के रूप में हमारी जिंदगी उपयोगी है। इस प्रकार से पूरकता और उपयोगिता के नियम से हम सत्य भाषण और यथार्थ वर्णन, इसमें हम अपने आप को सूत्रित करने के लिए सतर्क रहते हैं और सत्य समझने की ओर, सत्य में अनुभव की ओर हम गतित होते रहते हैं। अब और देखिए, इसमें क्या आपको जांच कर देखिए, कहीं कुछ गैप लग रही हो तो और हम समझने की कोशिश करते हैं। पर अच्छा मुद्दा ये चर्चा में आया है। मुझे लगता है हम सभी के लिए सत्य भाषण और यथार्थ वर्णन, ये एक अभ्यास के रूप में, ऐसा लक्षण हमारे में आने की आवश्यकता, अध्ययन के रूप। बहुत बढ़िया भैया जी। तो जितना भी आप रखे और हमारी जो स्पष्टता बनी भैया भी रखेंगे फिर। तो एक बात तो इसमें लग रही है कि जो स्पष्टताएं है तीनों ज्ञानों की, वो मुझे जितनी स्पष्ट हुई है भाषाभास प्रतीति के रूप में, उसको देख पा रहे हैं। और फिर उसको जब हम व्यक्त कर रहे हैं तो अ, मैंने भाषण की परिभाषा भी देखी इसमें। तो उसमें थी सत्यभास, आभास, प्रतीति, सहज अभिव्यक्ति और संप्रेषणा। तो आपने ये बात बहुत अच्छे से स्पष्ट की। दूसरी बात आपने जो कही, तो एक बात ये ध्यान गया कि सोचना, बोलना, करना और होना, ये एक टूल्स होगा कि इसमें कितनी एकरूपता हो रही है। दूसरा, जैसे अभी आप इसको जोड़े पूरकता और उपयोगिता से, तो हमेशा उन्नत जो है अवस्था, वो पूरकता निभाती है। तो सत्य भाषण जैसे बाबा जी को हम देख रहे हैं, तो बाबा जी को हम वाङ्मय के रूप में जो अभी श्रवण कर रहे हैं, पठन के माध्यम से या जितना हम समझ पाते हैं, तो बाबा जी हमारे लिए पूरक हो रहे हैं। और यथार्थ वर्णन में उपयोगी को हम कैसे देखें कि हम अभी कोई बात को रख रहे हैं आपके सामने, अभी बाबा जी की जगह मैं आपको रख रही हूँ, आप अभी हमारी जिज्ञासाओं को शांत कर रहे हैं। तो आप हमारे लिए पूरक हुए, जितनी स्पष्टता आपको हुई सत्य की, तीनों ज्ञान की, तो ये हमारे लिए आपने पूरकता निभाई। क्या हम इसको जो समझ रहे हैं या जैसा जी रहे हैं, जहाँ जितना हमारा दृष्टि, विषय और स्वभाव में परिमार्जन हो रहा है, तो जब हम यदि एज इट इज रखेंगे अपनी स्थिति को, तो जो हमसे श्रेष्ठ है वो उसका मूल्यांकन करके क्या गैप है हमारे में या कहाँ कमी है, तो उसको इंगित करा पाएंगे। क्या इसको ऐसे देखे उपयोगिता को कि स्थिति का सही सही उसमें फिर आकलन हो पाएगा, और उसके कारण फिर जो भी उनको लगता है कि और कहाँ
क्या और मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो फिर वो सत्य भाषण से उस गैप को ठीक करेंगे। क्या ऐसा है? एक ही व्यक्ति में पूरकता है और एक ही व्यक्ति उपयोगी भी होता है। कैसे? यदि मैं आपके लिए पूरक हो रहा हूं तो समाधान समृद्धि इस लक्ष्य के साथ मैं उपयोगी भी होता हूं। इसलिए ये प्रत्येक सत्य है। व्यक्ति सत्य को समझता भी है, समझने का प्रयास भी करना है। इस रूप में वो पूरक है और सत्य के आधार पर अपने लक्ष्य को कार्य व्यवहार में परिणित कर पाता है। ये उस व्यक्ति की उपयोगिता। उपयोगिता में हम शंका समाधान करते हैं। इसलिए उपयोगिता हुई समाधान को प्रस्तुत कर पाना। समस्याएं आती हैं, उनको समाधान के रूप में प्रस्तुत कर पाना। और परिवार में आवश्यकता से अधिक समृद्धि का भाव बना रहे, इसलिए समृद्धि को प्रमाणित करना। तो कार्य व्यवहार में समाधान समृद्धि को प्रमाणित करना, समाधान समृद्धि का रास्ता अपनाना, ये उपयोगिता हुई प्रत्येक व्यक्ति की। और समाधान समृद्धि को इस रास्ते पर चलते हुए जो ध्येय है, जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य है सत्य समझना। अभी संग्रह सुविधा ये यथार्थ तो नहीं हुआ, उस पर प्रश्न चिन्ह बनते हैं। संग्रह सुविधा पर प्रश्न बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि उसका सत्य से कोई लेना देना है नहीं। तो फिर हम अपनी मनगढ़ंत मान्यताओं के साथ समाधान समृद्धि को सही ठहराने में जिद्दी होते हैं। इसलिए ऐसा व्यक्ति उपयोगी भी नहीं होता और पूरकता की जगह पर द्वेष आता है। भ्रमित स्थिति में पूरकता की जगह पर द्वेष और उपयोगिता की जगह पर विरोध। ऐसा व्यक्ति उपयोगी नहीं होता, विरोध करता रहता है। शिकायतें, ये कार्य व्यवहार। तो शिकायतें जब अपन उसमें अच्छे से अपने आप को जांचते हैं तो ये शिकायत तो यही है, ज्यादा कम वाली। तो एक व्यक्ति पूरक है, इसका अर्थ है कि वो सत्य समझने के लिए प्रामाणिक है। यही व्यक्ति उपयोगी है, क्योंकि सत्य समझने के अर्थ में लक्ष्य को कार्य व्यवहार में परिणत करता है। ये उसका वर्णन हो गया। इस रूप में इसको समझा जाए। हाँ भैया, इससे ये तात्पर्य भी निकल सकता है क्या कि यदि पूरकता की पहचान हुई और उपयोगिता की पहचान नहीं हुई
तो श्रेष्ठता और निष्ठता की तरफ हमारी गति बन गई। अर्थात जो अभी परंपरा में हमने देखा है कि कोई व्यक्ति श्रेष्ठता की जगह पर है, और उनका जो हमारे साथ कोई कनेक्शन नहीं है, जिन्हें वे अलग हैं, हम अलग हैं, हम दीन हैं, वे श्रेष्ठ हैं, इस प्रकार। जबकि यहाँ पर जो बात हो रही है, पूरकता इस रूप में है कि मैं समझदारी को उपलब्ध करा पा रहा हूँ, और उपयोगिता इस बात की है कि समझदारी को प्रमाणित करने में अपने आप को उपयोगी, अपने आप में मैं एक उपयोगी वास्तविकता। इस और यह प्रमाण जो है वो साथ में है, डिस्कनेक्शन के साथ नहीं है, कनेक्शन के साथ। ऐसा कहेंगे ना? बिल्कुल ठीक है। जी भाई। क्योंकि मानव रूप में उपयोगिता है, जीवन रूप में पूरकता है। तो मानव रूप में जब उपयोगी होते हैं तो घटनाक्रम होते हैं हमारे, और ऐसे घटनाओं के सामान्यतया वर्णन किया जाता है। घटना ना हो और वर्णन हो, ये फिर कल्पना रहे। जैसे विश्राम लक्ष्य हमने स्वीकार किया है, और मानव रूप में हम समाधान समृद्धि को अपनाते हैं, तो हम प्रत्येक घटना से जुड़ जाते हैं। तो जो घटनाएं हमारे में हुई, उन सभी घटनाओं का हम वर्णन कर पाते हैं। उस स्थिति में इतना कहना बनता है कि हम विश्राम लक्ष्य में निष्ठान्वित हो गए, लक्ष्य के प्रति हमारी निष्ठा बन गई। ऐसे स्थिति में जो घटनाक्रम हमसे सजता है, उस घटनाक्रम का वर्णन करते करते हमें खुद ब खुद समझ में आता है कि हमसे यथार्थ वर्णन हो रहा है, और ऐसी घटनाएं हमारे लिए भी, दूसरों के लिए भी प्रेरक होती है। सत्य के बारे में यदि रहस्य है, तो फिर जो रहस्य और उस आधार पर जो घटनाएं घटती हैं, फिर वो घटनाएं भी एक तरह से रहस्य के रूप में ही आती। तो ये घटनाओं का वर्णन तो असहज बनता है। तो फिर उसमें हम लोग ये देखेंगे, व्यवहार में यथार्थ वर्णन करते करते आपस में दूरियां आती हैं, और ये दूरियां मतभेद का कारण बनती हैं। तो अब घटना में ही मतभेद है, कौन कैसे बोलता है, कौन कैसे वर्णन करता है घटना। तो फिर उसमें सत्य तक जाने का रास्ता क्लिष्ट हो गया। आज प्रचलित समाज में कितनी सारी घटनाएं घटती हैं, हमारे साथ भी घट रही है। तो हमारे में ये समझ में आ रहा है कि नहीं, किसी पर भी हम एक मत नहीं हो पा रहे। परिवार में छोटी छोटी बैठकें लीजिए, अधिकांश हमारी चर्चा तो यथार्थ वर्णन में ही अटकती है। कैसे विश्वास करें किस पर?
यथार्थ वर्णन में अटक जाती है, क्योंकि दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए फिर इस पर बहुत हम विमर्श नहीं करते, इसकी कोई विवेचना नहीं होती। इसे हम कहते हैं कि ये सभी हम संवेदनाओं से सुखी होने के आधार पर ये सारी घटनाओं के वर्णन कम ज्यादा हम बनाए रखे हुए, उससे एक अधूरापन झलकता है। तो फिर धीरे धीरे व्यक्ति चुप होता है, यथार्थ वर्णन ना कर पाए। हम अपने साथ हुई घटना का, दूसरे के साथ हुई घटना का, परिवार की ही बात है, शिक्षा के बारे में देखिए, बच्चे रोज विद्यालय जाते हैं, कितना सारा घटना का वर्णन करते हैं, कितना यथार्थ वर्णन होता है। क्या उसमें संस्कार का भाग है? यदि संस्कार का भाग है तो वो यथार्थ वर्णन के आसपास रहेगा, क्योंकि उसमें जो संस्कार है वो सत्य समझने के संस्कार। यदि वो नहीं है तो फिर वो शिक्षा संस्कार है ऐसा कहना मुश्किल है। समय काट रहे, प्रत्येक घटनाक्रम अपने साथ जुड़ा हुआ है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। सुषुप्ति का तो अभी छोड़ दीजिए, जागृत का ही लीजिए। सुबह से लेकर रात तक जितना घटनाक्रम होता है, उस घटनाक्रम का वर्णन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। किसी का वर्णन किसी को तृप्त नहीं करता है आज की स्थिति में। इसलिए परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था की बात करते हैं, उसमें जो संवाद होना है आपस में, उस संवाद में जो दूरियां आ रही हैं वो पूर्ण नहीं हो रहा है, वो भी संवाद में बदलता है या गपशप में चला जा रहा है, क्योंकि उसमें यथार्थ वर्णन नहीं है या उसका अभाव है। तो सत्य समझने के अर्थ में ईमानदार होना होगा। उस आधार पर हम अपने में जो घटना घटित करते निर्णय पूर्वक, फिर उस घटना के जो फल परिणाम होते हैं, उन फल परिणाम को हम तृप्ति बिंदु के रूप में ये यथार्थ वर्णन आता है। और वो स्वीकार होता है। उस प्रकार से परिवार में आपस में यथार्थ वर्णन स्वीकार होने से सत्य के प्रति, सत्य जानने के प्रति, सत्य समझने के प्रति परिवार में जिज्ञासा उत्पन्न होता है। अन्यथा अभी जो हो रहा है वही है, कुछ समय बाद फिर ये मतभेद और ये सारा अधूरापन आदमी को चुप करा रहा है। तो कहाँ, अब आदमी चुप हो गया तो फिर वर्णन तो रुक ही गया। तो संवेदनाओं के आधार पर सुखी होने का, क्योंकि उसमें कोई सच्चाई निकलती नहीं, क्योंकि फिर अलग अलग अनुभव है। संवेदनाओं के आधार पर सुखी होने का जो कार्यक्रम आज है, जो कार्य व्यवहार रूपी घटनाक्रम जो है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव अलग अलग आएगा, वो जुड़ता नहीं।
एक दूसरे के साथ, इसलिए वो सत्य भाषण है। इसलिए उसमें सत्य भासता नहीं। उत्पन्न सुख भासता है, और वो सुख हमको नहीं है। इस रूप में हमारा कंक्लूजन आता है, और फिर संवाद रुक सकेगा। संज्ञानीयता के आधार पर, क्योंकि उसमें सत्याधार है, उस आधार पर जो घटनाक्रम जो हमसे घटित होता है, उसका जो हम वर्णन करते हैं, ऐसा यथार्थ वर्णन स्वीकार होकर संज्ञानीयता के आधार पर, यानी न्याय धर्म सत्य के आधार पर, ये परिवार में स्वीकार होते हुए परिवार में न्याय धर्म सत्य समझने की जिज्ञासा उत्पन्न होती। मुझे लगता है इस आधार पर प्रत्येक अध्ययनशील व्यक्ति में ये लक्षण, ये एक हम पहचान सकते हैं। स्पष्ट हो रहा है? जी भैया, ये स्पष्ट हुआ कि यथार्थ वर्णन ही सत्य की के लिए गति है। मतलब सत्य की और गति के अर्थ में यथार्थ वर्णन एक अपरिहार्य आवश्यकता है। हाँ, अपने साथ हुई जो घटना का ही यथार्थ वर्णन है, जी और उस घटना को बाबा जी ने चौखट दिया समाधान समृद्धि, यही यथार्थ वर्णन में, इसी में ही हमारा यथार्थ वर्णन हो सकता है। बिल्कुल। ये लक्ष्य छोड़कर हमारा कोई यथार्थ वर्णन होगा नहीं। संभव नहीं है ना? जी भैया। भैया एक प्रश्न और, जो अपरिग्रह और अस्थेय की बात है, तो अस्थेय का भी जो तात्पर्य है और अपरिग्रह का भी जो तात्पर्य है, वो काफी मिलता जुलता है। लेकिन मुझे ऐसा लगा, आप इसको थोड़ा देखें, कि अस्थेय का मतलब जिसमें चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह का मतलब जिसमें संग्रह नहीं करना। संग्रह की भी हमारे भीतर एक प्रवृत्ति रहती है, जबकि हम भले ही अपने श्रम से हम किसी चीज को उपार्जित कर रहे हैं, और यह श्रम जो है अलग अलग प्रकार के भी हैं। एक तो प्रकृति में श्रम पूर्वक जो उत्पादन है, यह एक प्रकार का श्रम है। मानसिक कुछ इस प्रकार का वो लगाना, तकनीक लगाना, कि हमारे पास वस्तुएं उपलब्ध हो जाएं और उसको हम बना के रखें, ये भी एक प्रकार का ही श्रम। और इस तरह से हम संग्रह की प्रति हमारी हमारी प्रवृत्ति रहती है कि कल होकर हमारे लिए ये इससे हम वंचित न हो जाएं, इस प्रकार की प्रवृत्ति संग्रह में। और अस्थेय में ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ करूं भी नहीं और हमारे पास वस्तु आ जाए, है ना। तो इस तरह एक बारीक अंतर अस्थेय और अपरिग्रह में ये लगता है कि जिसमें श्रम न लगे लेकिन हम कुछ अपने पास जमा कर लें, ले आए, यह अस्थेय की बात है। और अपरिग्रह की बात है कि भले ही हम श्रम कर रहे हैं लेकिन वस्तु के साथ अधिक तदाकारता है, हमारा अधिक उसके साथ आसक्ति है। जो जबकि एक व्यवहार दर्शन में एक सूत्र मुझे देखने में आया था कि कोई भी वस्तु जो है उसका वह परिणाम के साथ है, तो परिणाम के साथ होने से उसका संग्रह हो नहीं सकता। तो इस तरह जो हम नहीं देख पाते हैं और संग्रह के प्रति जो हमारी प्रवृत्ति बनी रहती है, यह अपरिग्रह के अंतर्गत आएगा। और अस्थेय में जहाँ हम श्रम नहीं करके भी हम वस्तु को संग्रहित करना चाहते हैं, यह अस्थेय के अंतर्गत आएगा। ऐसा कुछ है क्या भैया? जी, बहुत अच्छा है। अच्छा आपने विश्लेषण किया। तो एक बार हम परिभाषा भी इसको देखें, तो परिभाषा से भी ये सूक्ष्मता से ये अंतर समझ में आएगा। अस्थेय और अपरिग्रह।
अभी रखें? हाँ जी भैया, एक बात और भैया, जो परंपरा में देखें तो सत्य भाषण आदि, अस्ते, ये सारे शब्द जो हैं परंपरा में बहुत अच्छे से वर्ण मतलब व्यवहार में रखे गए थे। सत्य, अहिंसा, असंग्रह, अस्ते, ये सब, अपरिग्रह। तो उसमें सत्य भाषण भी था। तो शायद सत्य से जो वहां पर जो तात्पर्य है, अहिंसा, सत्य, सत्य से जो तात्पर्य है वो सत्य भाषण से ही है। और यहाँ भी सत्य भाषण आदि ये सारे लक्षण तो रखे हैं। इसमें एक मौलिक अंतर को समझना एक आवश्यकता लग रहा है कि परंपरा में जो रखा है उसका जो लक्ष्य है और यहाँ जो रखा है इसका लक्ष्य है, दोनों में क्या अंतर। हालांकि आज की बात से काफी स्पष्ट हो गई है, फिर भी अगर इसको अगले सत्र में भी आप अच्छे से। जरूर जरूर जरूर। तो अभी तो समय भी हुआ है, हम लोग कल और इस पर चर्चा आगे रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। आशा है ये चर्चा आप सबके लिए उपयोगी रही होगी। जी भैया जी, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। भैया बस एक बात ये बताइए कि आपने अभी जो बात कही थी, यथार्थ बोध और सत्य भाषण, इसको तात्विक और व्यवहारिक रूप में क्या हम मतलब कहाँ रखेंगे इन दोनों को? सत्य भाषण तात्विक चर्चा है, हम्म, यथार्थ वर्णन व्यवहारिक चर्चा है। ठीक है, मैं ऐसा ही नोट की थी। और अपरिग्रह की परिभाषा दी है, उत्पादन में स्वावलंबी, श्रम पूर्वक समृद्धि पर विश्वास होना। तो इनको हम अगले उसमें देखेंगे। और बाकी भाई बहनों की भी कुछ शंकाएं होगी तो वो भिजवा देंगे, तो कल उन पर भी चर्चा हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।